बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं हेल्थ पर, कहते हैं बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी लाइन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। मुझे लगता है कि हेल्थ को लेकर के जो लोगों के अंदर मानसिकता पहले थी और आज के दिन में काफ़ी बदलाव हुआ है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसी रही, और आपने क्योंकि स्वास्थ्य के अंदर टेक्नोलॉजी का समावेश किया, ये आइडिया कैसे आया? So, I'm representing ERA University as well as a health tech startup, but ERA University के perspective से ही मैं पहले बात करूँगा क्योंकि वहाँ से ही सारा inspiration आया। वहाँ पे हमने realize करा कि there is a need for augmenting the abilities of healthcare workers because I think Dr. Saran had mentioned कि there's a huge gap between the demand and supply of healthcare workers. हमेशा डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी। इनफैक्ट वक्त के साथ ये गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जाती है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हेल्थ केयर वर्कर्स एट दैट सेम रेट। सो ये डिमांड जो गैप जो बढ़ता जाएगा बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, it means that healthcare systems around the world at the risk of getting paralyzed or collapsing even, because it's not possible to produce healthcare workers at that same rate. तो उसके लिए there's only one solution which is technology. टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम healthcare workers की abilities को augment कर पाएँ, then we stand a chance to sustain our healthcare systems. राइट। डॉक्टर साहब, क्योंकि जब भी शिक्षा के क्षेत्र में बात होती है तो बच्चों को भी हमने देखा है, क्रिचेस में भी हमने देखा है कि जब कुछ अलग किया जाए तो लोगों को समझ बेहतर आता है, और वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड में हो। ऐसे में आपने किस तरीके से इसे एंटरटेनिंग बनाया, एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, क्योंकि 3D मेडिकल एनिमेशंस, वीडियो गेम्स, उसके माध्यम से भी आपने एजुकेट किया है, तो ये आइडिया कैसे आया और ये रन, हाउ डू यू रन इट एज? So, medical education or any education for that matter, there are passing marks in any course. इंजीनियरिंग में, लीगल में, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में पासिंग मार्क्स वही 40-50% होते हैं, मेडिकल में भी 50% हैं। बट दूसरी फील्ड्स में एक एडवांटेज है, वहाँ पर एटलीस्ट आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि आई जस्ट गेट बैक टू यू, लेट मी रीड अप अबाउट दिस। बट आप मेडिकल फील्ड में ये नहीं कह सकते। राइट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो वापस ही नहीं आएंगे अगर आप ऐसा कुछ कह देंगे। इनफैक्ट मैं तो खैर वही वैसा ही डॉक्टर शायद प्रेफर करूं जो हु इज़ ओपन अबाउट दैट एंड हु टेक्स द टाइम टू गेट हिमसेल्फ अपडेटेड। बट ऐसे में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का रिटेंशन एंड रिकॉल परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू टेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम मेडिकल एजुकेशन इस तरह से इम्पार्ट करें विच इज़ इंटरेस्टिंग, विच इज़ इमर्सिव एंड जिससे विच इज़ इफेक्टिव अल्टीमेटली। सो उसकी वजह से इस रैशनल की वजह से हमने 3D मेडिकल एनिमेशन अपना खुद का बनाना शुरू करा, which we have now been able to animate the entire human body, all types of cells, all types of tissues, all organ systems. So our faculty sits with our animation team now, and they're able to customize lectures in a matter of days, which would have taken months. The other thing that we did was we made interactive medical education content in the form of educational video games, where students are able to interact with virtual patients, or they're able to attend the virtual lab, so they can repeat their exercises or a specific clinical skill n number of times, because it is possible as a medical student आप एक बार में समझ लें कोई टॉपिक, एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए काफ़ी हो, लेकिन मुझे 5 बार लगे तो मेरा पेस ऑफ लर्निंग अलग हो सकता है। तो उसको हम पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, पेस ऑफ लर्निंग, थ्रू दीज काइंड ऑफ टूल्स। दिस वाज द रैशनल बिहाइंड डेवलपिंग दीज इनोवेटिव टूल्स। एंड लेट मी ऐड, वी सॉ दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड। जब हमने ये टूल्स यूज़ करे तो हमने देखा कि इफेक्टिव कितना है। तो ऑफ कोर्स ये देखने को मिला कि मार्क्स बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर। बट वन मोर थिंग दैट वी नोटिस्ड वाज उनकी अटेंडेंस भी बढ़ गई, so their interest in their curriculum also increased. And I think when it happens, it comes with a better result, definitely. EICU dashboard और clinical जो shortages होते हैं उसके समाधान के लिए what do you do? So even before the pandemic we realized that one of the most critical set of healthcare workers
is the nurses and the doctors stationed at ICUs. And उनके ऊपर इतना वर्कलोड होता है. आज भी बात हो रही थी about healthcare worker burnout. Dr. Guleria, Dr. Sareen had touched on that. And it's a huge issue. And it is a more complex issue because shortage पहले से है डॉक्टर्स की. उसमें भी कुछ डॉक्टर्स अगर बर्नआउट हो जाएंगे तो फिर और शॉर्टेज हो जाएगी. फिर उसके बाद वर्कलोड और बढ़ेगा और बर्नआउट होगी. सो इट्स अ विशियस साइकिल विच वी नीड टू ब्रेक. एंड द ओनली वे टू डू दैट इज ऑफ कोर्स ऑगमेंटिंग द एबिलिटीज़. सो 2019 में राइट बिफोर द पैंडेमिक हम लोगों ने पहला वर्जन ऑफ एन EICU डैशबोर्ड इंस्टॉल करा एट आवर ओन हॉस्पिटल. एंड through that we were able to integrate all sorts of devices like patient monitors, ventilators, ABG machines with this system where the data is being pulled automatically. Because you know, India सबसे बड़ा generator है of healthcare data, but also सबसे बड़ा wastage हो रहा है of healthcare data in India because measure हम इतना कुछ करते हैं, खासतौर से machines तो automatically measure कर रही हैं second by second. जी. लेकिन उसमें से कितना हम ले रहे हैं? अगर मोस्ट एफिशिएंट ICU स्टाफ भी है या नर्स है, वो आवरली बेसिस पे चार्टिंग करती है ऑफ दीज वाइटल्स कि उसका हार्ट रेट आवर बाय आवर कितना चेंज हुआ है एंड सो ऑन, या ब्लड प्रेशर. वेयर एज दीज मशीन्स दे डू इट ऑन अ सेकेंड बाय सेकेंड. तो हर घंटे जो डेटा जनरेट हो रहा है दैट इज 60 सेकेंड टू 60 मिनट्स, 3600 डेटा पॉइंट्स. एंड उसमें से एक लिया जा रहा है फॉर द चार्टिंग, ICU चार्टिंग. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर एबल टू कैप्चर ऑल ऑफ दैट डेटा ऑन अ सेकेंड बाय सेकेंड बेसिस एंड डू अ micro trend analysis. उसके basis पे we are able to determine early diagnosis या early predictor of risk factors. Because ICU में अचानक heart attack आना या sudden rapid respiratory failure, abrupt kidney failure, rapid sudden abrupt, ये अक्सर ICU patients के लिए use होते हैं terms. But कोई भी deterioration, I'm sure यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स हैं या पीपल ऑफ साइंस, दे वुड अग्री के नो डिजीज प्रोग्रेशन इज इन एन इंस्टेंट. सडन या रैपिड कुछ नहीं होता. देयर आर स्मॉलर कॉजेज दैट फीड इनटू अ लार्जर इफेक्ट एंड इट्स आवर इनएबिलिटी टू डिटेक्ट दो स्मॉलर कॉजेज इन अ टाइमली मैनर विच कॉजेज अस टू से कि अचानक हालत खराब हो गई. सो थ्रू द यूज ऑफ अ सोल्यूशन लाइक EICU डैशबोर्ड वी वर एबल टू कैच these micro trends early on and prevent unnecessary deterioration. Dr. Zoe, you came up with the home monitoring system, and I think that was, I'm sure that must be a critical decision for you because catering at home is really very difficult. तो ऐसी कौन सी disease या फिर कोई ऐसा situation जो आपने monitor किया and after that you came up with that, this such kind of an idea? Sure. So the first instance of home monitoring that we did was in COVID-19. COVID-19 में of course बेड्स जितने बढ़ाएं उतने कम पड़ रहे थे. तो इन दैट केस वी नीडेड टू इंश्योर कि एस्केलेशन ऑफ पेशेंट्स ना हो. जितने पेशेंट्स होम पे ही सही हो जाएं उतना अच्छा है. उनका पर्सनलाइजेशन घर बैठे हो जाए. तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऐप उनको दी क्वारंटीन पैल के नाम से. एंड वी सॉ के द पेशेंट्स हु आर मोस्ट कंप्लायंट इन दैट ऐप, जो अच्छे से उसको यूज़ कर रहे थे, उनका हॉस्पिटलाइजेशन परसेंटेज वॉज अराउंड 2.4%. Whereas patients who were not able to use that app or who didn't bother with that home monitoring compliance, जो protocol था, उनका hospitalization percentage was 8%. So 4 times ज़्यादा hospitalization हो रहा था if patients were not being monitored. So that's the difference that home care can make in a patient's journey. Now of course COVID तो हमारे rear view mirror में है, लेकिन अब हमने जो होम केयर पे फोकस करा है, वी हैव डन इट विद अ डॉक्टर फ्रॉम मुंबई एंड वी फोकस्ड ऑन हार्ट फेलियर बिकॉज हार्ट फेलियर इज़ अ लॉन्ग टर्म पेशेंट जर्नी जहाँ पर इट इज़ अ सीरियस कंडीशन बट पेशेंट्स आर सैल्वेजेबल. उनको बचाया जा सकता है प्रोवाइडेड पेशेंट कंप्लायंस अच्छा रहे, पेशेंट की हैंड होल्डिंग प्रॉपर हो, काउंसलिंग अच्छी हो, उनके घर वालों को भी उसके बारे में सही एजुकेशन हो. सो वी सॉ दैट इन आवर पायलट स्टडी वी सॉ दैट if heart failure patients were given a home monitoring solution where they're in constant touch with the hospital, nurse, counselor and the doctor, then outcomes improve होते हैं, hospitalization prevent होता है, quality of life improve होती है. So in fact we saw these kind of results even in patients as old as 96-year-old. And जो repeatedly hospitalized होती थी in a month, heart failure patient with multiple comorbidities of course, वो
जितने टाइम तक इस प्रोग्राम में रहीं, तकरीबन 3-4 महीने एनरोल्ड रहीं, उतने टाइम वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुई एंड हर मोबिलिटी इंक्रीज्ड, शी वाज एबल टू परफॉर्म सम ऑफ हर टास्क्स मोर इंडिपेंडेंटली. सो सिंस अभी हम लोगों ने एक खबर भी चलाई हाल ही में, हम डिजिटलाइजेशन के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं. दिस कैन बी सीन एज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इन आवर नेशन, बट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन इट, हाउ डू यू थिंक ये कितना ईजी है उनके लिए, EICU डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग, उनको टैकल करने में, और उनकी ट्रेनिंग में आपने क्या किया? राइट. सो किसी भी डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है चेंज मैनेजमेंट. राइट. एंड चेंज मैनेजमेंट में द मोर यू बर्डन द हेल्थ केयर वर्कर, the more you're complicating the problem, because you're supposed to bring technology that reduces the burden of healthcare workers. तो इसलिए EICU से start करा because उसमें कोई भी manual intervention नहीं required है. We are directly taking the values, the measurements from these biomedical equipments like patient monitors, ventilators, ABG machines, जहाँ पर कोई भी एंट्री नर्स को नहीं करनी है. इनफैक्ट नर्स जो चार्टिंग मैन्युअली करती थी वो सब ऑटो चार्टिंग के थ्रू अब हुआ जा रहा है. उसी तरह से ये जो डैशबोर्ड है इसमें देर आर स्मार्ट अलर्ट्स, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली ये, विच हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट केयर बेस्ड ऑन द इंटर पेशेंट एनालिसिस कि सबसे ज़्यादा अर्जेंट अटेंशन कौन से पेशेंट को चाहिए, वो लगातार डैशबोर्ड में दिखता रहता है. बिकॉज इन एन ICU आपने सुना होगा, जब भी ICU कोई गया है तो हमेशा वहाँ पे बीप्स और अलार्म्स बजते रहते हैं, और no one is able to make sense of which alarm is the most noteworthy one, because it's just a plethora. Yes. और उसमें कोई भी नया अलार्म आया या noteworthy आया, वो सब drown out हो जाता है. In fact, the only thing that the alarm can add to is the patient stress. अगर patient होश में है तो कोई और नोटिस करे ना करे, patient ज़रूर नोटिस कर लेगा कि मेरे साथ कुछ और नया शुरू हो गया. So we were able to convert our ICU into a silent ICU. वो alarms और alerts हमने पूरी तरह से बंद कर दिए, और हमारा एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग स्टेशन था, या मॉनिटरिंग रूम था रैदर, सो इट वाज कॉल्ड अ कंट्रोल रूम. तो वहाँ से ही हम सारे अलर्ट्स और अलार्म्स देते थे इन अ मोर स्क्रीन्ड पर्सनलाइज्ड मैनर, रैदर देन सारी चीज़ों के लिए हर वक्त अलार्म्स चल रहे हैं. सो दैट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग डाउन दैट बर्डन, एंड वंस दे सॉ कि बिना बर्डन के हमें फ़ायदा मिल रहा है इस टेक्नोलॉजी का, सो पीपल वर मोर रेडी टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी एज वेल. डॉक्टर, जब हम किसी नए इनोवेशन के साथ आते हैं तो एक तरीके से उस गैप को ख़त्म करने के लिए किसी को समझाना, एजुकेट करना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो अब आप जब हेल्थ सेक्टर में आए और आप नई टेक्नोलॉजी के साथ आए, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ये जो एक गैप रहा है, टेक्नोलॉजी का जो गैप है, उसको फुलफ़िल करने में कितना योगदान आपका रहा, और आगे आप उसको कैसे केटर करते हैं? सो आई बिलीव कि किसी भी सिस्टम को स्केल अप करने के लिए यू नीड रिपीटेड डेमोन्स्ट्रेशंस. You need to have the effectiveness studies for multiple use cases. मैंने जैसे COVID-19 बात करी, हार्ट फेलियर अब हो गया, there are cases of sepsis जिसमें अच्छे results आए because of these technologies. So the more variety of cases that are taken up by digital health, and the more number of centers, the more multi-center studies we come up with, the more easier it will be to implement these things, the more easier it will be for these things to make it to the policy level at the national scale. So I feel that we need to collaborate more. Healthcare institutes, Right. also health tech companies, biomedical companies, they need to either develop their own innovation ecosystems or expand their network to have external innovation ecosystems. So have partnerships to accelerate this digital transformation. होना तो है ही, लेकिन जितना हम लोग synergistically काम करेंगे उतना इसमें तेज़ी आएगी. डेफिनेटली डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और इसको समझने में हमें थोड़ा सा समय लग गया, और मुझे लगता है कोविड के बाद इस बात को हमने और बेहतर तरीके से समझा है, और आपका बहुत बड़ा योगदान है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच का हिस्सा बनने के लिए. थैंक यू सो मच. तालियों के साथ. सो मच मिस्टर ज़ो अली खान, आपने कई विषयों पर अपनी बात रखी. मिस्टर ज़ो अली खान, रीजनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन R&D, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इरा यूनिवर्सिटी लखनऊ. मैं आपको भी स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी
contribution in medical education. एक बार जोरदार तालियां मिस्टर ज़ो अली खान के लिए भी। ये मंच सम्मानित करता है मिस्टर ज़ो अली खान, एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन R&D, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इरा यूनिवर्सिटी लखनऊ, एंड द कैटेगरी इज़ मेडिकल एजुकेशन। एक बार ज़ोरदार तालियां उन तमाम लोगों के लिए जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर ज़ो अली खान, फाउंडर एंड CEO क्राइटेरियन टेक लखनऊ। एक बार ज़ोरदार तालियां। इरा यूनिवर्सिटी एक प्राइमरीली मेडिकल और पैरामेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एलाइड हेल्थ साइंसेज एंड फार्मेसी कॉलेज हैं। और भी नॉन मेडिकल कोर्सेज भी हैं, बट वी आर प्राइमरीली अ मेडिकल एंड रिलेटेड यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पर हमारा ख़ास फोकस है ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव मेडिकल एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। सो उसके अलावा हमारे और भी कंपनीज़ हैं, जैसे एक हेल्थ टेक कंपनी है बाय द नेम ऑफ क्राइटेरियन टेक, जो टेक्नोलॉजीज़ बनाती है फॉर रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स। उनकी एबिलिटीज़ बढ़ाती है ताकि वो कम एफर्ट में ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। और इसकी हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ओवरवर्कड रहते हैं। हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स कम हैं और पेशेंट ज़्यादा हैं, और ये सिचुएशन बनी रहेगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है तेज़ी के साथ, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हेल्थ केयर वर्कर्स एट दैट सेम रेट। इसलिए जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें टू इंक्रीज़ द एबिलिटीज़ ऑफ आर हेल्थ केयर वर्कर्स, उतना हम उनके ऊपर बोझ कम करेंगे, उतना एफिशिएंटली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काम करेगा। सो फॉर दैट रीज़न वी हैव several other ventures. We make our own 3D medical animations, we make our own educational video games, and then हमारी हेल्थ टेक कंपनी वो सारे टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशंस देती है, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ AI इन हेल्थ केयर। सर, ये जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं, तो इसके अंदर आने वाले विकसित भारत जो मोदी जी लेके जा रहे हैं विजन 2047 का, उसमें ये किस तरीके से गेम चेंज करेगा और कितना ये यूजफुल है हेल्थ केयर के लिए? सो पहले तो मैं कहूँगा कि भारत 24 को बधाई कि उन्हीं ने विकसित भारत के पर्सपेक्टिव से ये स्वास्थ्य भारत सम्मान रखा, क्योंकि विकसित भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ केयर। जब तक वो नहीं होगा तब तक विकसित भारत पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ भारत 24 को। और इसमें जब हेल्थ केयर की बात आती है तो उसमें अनलेस वी आर यूजिंग, मैंने पहले भी अभी कहा आपको कि टेक्नोलॉजी का यूज़ जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हम हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर बोझ कम नहीं कर पाएंगे। बोझ कम करेंगे तो उनकी एबिलिटी बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका वेलबींग बढ़ेगा, वरना बहुत सा बर्नआउट हो जाता है। एक हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं, लेकिन कंट्रोल करने के साथ साथ देखा गया है कि हर देश में फिर एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जाती है। उस एजिंग पॉपुलेशन में हेल्थ केयर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। तो इन दैट केस हमें अभी से काम करना होगा कि उन सर्विसेज को कितना हम ऑटोमेट कर पा रहे हैं, कितना हम इन लोगों का, हेल्थ केयर वर्कर्स का काम कम कर पा रहे हैं, कितना हम पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज कर पा रहे हैं। पर्सनलाइज करने के लिए हमें डेटा को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना होगा, प्रॉपरली एनालाइज करना होगा, और इस सब में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं ऑफ मशीन लर्निंग एंड AI बहुत बड़ा रोल निभाएंगी। और वी हैव बिन प्रोएक्टिवली डेवलपिंग दोज टेक्नोलॉजीज़ फॉर यूज़ अक्रॉस इंडिया। सर, ये टेक्नोलॉजी को आप इंडिया के बाहर भी प्रमोट कर रहे हैं या बाहर की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो कुछ हद तक उसके बहुत नीश, बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ केसेस इंडिया के बाहर मिलेंगे, लेकिन एट स्केल कोई नहीं कर रहा है। उसका एक रीज़न तो ये है कि उनके पास पेशेंट पॉपुलेशंस भी वैसी नहीं है जैसा इंडिया में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया इज़ 1/8 ऑफ द वर्ल्ड in terms of population, perhaps somewhere around that figure, and that means कि इंडिया जिस तरह से हेल्थ डेटा को यूटिलाइज कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, और फिर दुनिया को बता सकता है थ्रू दैट हेल्थ डेटा कि दिस इज़ व्हाट वी फाउंड, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी दैट वी शुड यूज़ फॉर स्केलिंग अप हेल्थ केयर सर्विसेज। तो जैसे डेमोन्स्ट्रेशंस यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स और सक्सेस स्टोरीज इंडिया से निकल सकती हैं, वैसी दुनिया में कहीं पर भी उस स्केल पे काम नहीं हो सकता।
सो आई फील कहीं की भी टेक्नोलॉजी हो वो यहाँ इंडिया में बहुत यूज़फुल नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने सब ने छोटी पॉपुलेशंस पे काम किया है। उसकी जगह इंडिया दुनिया को बताने जा रहा है कि कैसे हेल्थ केयर को और बेहतर अंदाज से करा जाए। तो आपकी टेक्नोलॉजी को आप इंडिया के बाहर ले जाने वाले हैं या जी। अभी सिर्फ इंडिया में ही काम करेंगे? सो हमारा फोकस डेफिनेटली इंडिया है, लेकिन हमें बहुत से हॉस्पिटल्स फ्रॉम मिडल ईस्ट, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूएस से इंटरेस्ट जाहिर हुआ है कि दे ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी वर एबल टू मैनेज सच ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19, हाउ वी वर एबल टू increase the number of beds without increasing the number of specialist doctors and without compromising on the quality of care. तो जो कोविड-19 था ये बहुत एक कैटलिस्ट का इसने काम करा, जिसमें लोगों ने रियलाइज़ करा कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या पॉसिबल है और कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना तेज़ी के साथ बढ़ा देना चाहिए हेल्थ केयर में। तो उसी में ये यूज़ केसेस निकल के आए कि हमने देखा टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू विदाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज हमने आईसीयू बेड्स बढ़ाए। कुछ जूनियर डॉक्टर्स या जनरल नर्सेज हमने बढ़ाई, लेकिन बिकॉज वी वर प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स इन अ डेटा ड्रिवन मैनर, पूरा डेटा हम कैप्चर करके उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करते थे कि कौन से पेशेंट को सबसे अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है। तो हम अपने वर्कफोर्स का, हेल्थ केयर वर्कफोर्स का भी ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन करते थे अपने हॉस्पिटल में, एंड दैट इज़ समथिंग आई फील दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया ऑल्सो, कि हम प्रोएक्टिवली ये माप पाएंगे कि कौन से पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है कौन सी सर्विस की, उसके हिसाब से हम पेशेंट लोड्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे बिटवीन प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा करंट है उसके ऊपर लोड भी हम ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर पाएंगे। तो अभी आप सरकार के साथ मिलके कुछ इस टेक्नोलॉजी को भारत में और बढ़ा रहे हैं? जी, हमारी बात अक्सर होती है पॉलिसी मेकर्स के साथ और हम अपना विजन शेयर करते हैं उनके साथ, एंड आई एम ग्लैड कि हमारी सरकार ऐसी है कि जो प्रोएक्टिवली सुनना चाहती है, एंगेज करती है स्टेक होल्डर्स को फ्रॉम वेरियस रिलेटेड फील्ड्स, एंड इन दोज केसेस वी हैव पार्टिसिपेटेड इन थिंक टैंक मीटिंग्स जहाँ पर वी वर एबल टू वॉइस के ऐसे भी हम हेल्थ केयर को आगे ले जा सकते हैं इंडिया में। सर, आपके अच्छे काम के लिए एरा यूनिवर्सिटी और आपके हेल्थ सेक्टर में जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए आज आपको नड्डा साहब ने फेलिसिटेट किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत 24 का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को और हमारे हेल्थ टेक स्टार्टअप को इस लायक समझा कि हमें इतना बड़ा सम्मान दिया, और वो भी इतने एमिनेंट पर्सनैलिटी के हाथों से वो सम्मान मिलना एक ख़ास अनुभव था, और मैं उसके लिए दिल से शुक्रिया करता हूँ भारत 24 का एंड जेपी नड्डा साहब का। थैंक यू। थैंक यू सो मच।